बिना लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एक नए टेक्निक पे आधारित होगा, जो कि एकदम नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि किसी भी बुक में अभी नहीं मिलेगा, और उसको हम बेयर एक्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 में दिया गया है कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ होगा। तो जो आपका सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 कहता है कि जो भी कोई भी पर्सन अगर इंडियन शिप, एयरक्राफ्ट और कंप्यूटर रिसोर्स को अगर टारगेट करता है जो कि इंडियन है, वो उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में, जो कि आप सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 पढ़िएगा तो उसमें डायरेक्ट इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू लाइबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का बात करता है कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो कोई भी अगर इंडियन है, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर ऑफेंस कमिट करती है और वो ऑफेंस अगर इंडिया में अगर पनिशेबल है तो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू पनिशेबल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 वहीं आपका एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का बात करता है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सेक्शन जो आपके बात करता है कि कोई भी अगर इंडियन शिप, एयरक्राफ्ट और कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया जा रहा है तो इस संहिता में लाइबल होगा। तो कौन सी सेक्शन बात करती है? तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको सेविंग क्लॉज, जो सेविंग क्लॉज आपका सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 में दिया गया है। ठीक है, तो सॉरी सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 में दिया गया है सेविंग क्लॉज। मैंने कहने का मतलब है कि जो आपके भारतीय न्याय संहिता है कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो कोई भी अगर सोल्जर जैसे एयरमैन सोल्जर है, अगर वो म्यूटिनी और डिजर्शन के ग्राउंड पे अगर दूसरे एक्ट के अंदर अगर लाइबल है, और दूसरा कि कोई भी अगर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है किसी भी एक्ट को, तो वहाँ पे भारतीय न्याय संहिता अप्लाई नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्योंकि आप ऑप्शन ए में आते हैं तो यहाँ अप्लीकेशन का बात कर रहा है कि जो आपके जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 है उसके अगेंस्ट में है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि काउंटरफिटिंग के रिलेटेड। तो काउंटरफिटिंग किस सेक्शन में दिया है? को तो डिफिनीशन क्लॉज में दिया गया है कि जो सेक्शन 2 में डिफिनीशन है तो उसके सब सेक्शन 4 में दिया गया है काउंटरफिटिंग। तो काउंटरफिटिंग वो चीज़ को बोलते हैं ना कि कोई ऐसा, जैसे कि कोई भी ऐसा इंसान अगर डिसेप्टिव मीन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर कोई चीज़ें है तो वो ऐसा उसको चेंज करता है कि वो दूसरे तरीका से दिखने लगे, उसको काउंटरफिट बोलते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा कह रहा है कि कौन सा काउंटरफिटिंग के अंदर नहीं आता है। तो इसमें देखना है कि सबसे पहले इसका जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, जो कोई भी काम करते हैं आप डिसेप्टिव इंटेंशन से करना होगा, तभी आप जाके वो काउंटरफिटिंग होगा। तो अब अगर आप ऑप्शन सी देखिएगा तो इसमें ऑप्शन सी में दिया है कि अ पर्सन एक्सीडेंटली डिजाइन अ लोगो सिमिलर टू अनदर ब्रांड विदाउट इंटेंडिंग डिसेप्शन। तो आपका जो सबसेक्शन सी जो बात कर रहा है कि बिना
डिसेप्टिव इंटेंशन का। तो जो आपका काउंटरफिटिंग का मेन इंग्रेडिएंट ही है कि कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो डिसेप्टिव इंटेंशन से है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है वहीं आपके डिफिनेशन जो सेक्शन 2 में दिया गया उसके सब सेक्शन 8 में दिया गया है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का है जो ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायरेक्ट इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसमें जैसे आप देखिएगा तो ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो उसमें डायरेक्टली लिया कि कोई भी रिटेन कोई भी मार्क्स ऐसा है जिसका मेन पर्पस है एविडेंस के रूप में यूज करने का। बट यहाँ पे ऑप्शन बी में डायरेक्ट बोल रहा है कि विदाउट इंटेंट टू सर्व एज एविडेंस, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है कि जो प्रोनाउन जो कि आपका प्रोनाउन है ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो आपका प्रोनाउन जो है ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइंड है। तो प्रोनाउन में जो ही एंड इट्स डेरिवेटिव है ना वो डायरेक्ट मेन हो गया, चाहे वुमेन और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए ही एंड इट्स डेरिवेटिव यूज किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट है कि ट्रांसजेंडर कहाँ डिफाइंड है। तो ट्रांसजेंडर आईपीसी और बीएनएस में कहीं डिफाइंड नहीं है। ट्रांसजेंडर वर्ड ही आया है आपका जो आपके बीएनएस हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, यहाँ पे दिया गया, जबकि बीएनएस में ऐसा नहीं दिया हुआ है। आईपीसी में नहीं दिया था, बीएनएस में आया हुआ है। तो आपका जो ट्रांसजेंडर वर्ड जो है ना वो आपकी जो सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में जो प्रोनाउन डिफाइंड है उसी के जो आपकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर होगा वो डायरेक्ट रेफर किया है जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन के में डिफाइंड है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि जो हार्बर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो हार्बर सबसे पहली बात है कि हार्बर जो है इंक्लूसिव नेचर का है। हार्बर जो है इंक्लूसिव नेचर का है, डिफिनेशन है। तो हार्बर जो है ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में डिफाइंड है। हार्बर ये एक तो उसका डिफिनेशन ही स्टार्ट होता है इंक्लूड्स, हार्बर इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूसिव नेचर का है, वो सफिशिएंट हो उसका डिफिनेशन नहीं है। तो आपका इसमें आप जाइएगा तो ऑप्शन ए देखिएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी आपका शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म, इम्यूनिशन और कोई भी कन्वीनियंस जो आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी लॉ अबाइडिंग पर्सन को, उसको आप हार्बर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि इंजूरी ये भी एक इंक्लूसिव नेचर का डिफिनेशन है। और इंजूरी जो है ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। और इंजूरी आपका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इंजूरी डिफाइंड है। तो इंजूरी कह रहा है कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं किसी पर्सन को जो कि उसको इलीगली हार्म हो रहा है, कि क्या क्या, बॉडी, माइंड, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये 4 चीजें अगर उसको हार्म पहुंचता है तो इंजूरी में आएगा। तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कह रहा है कि कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो आपका इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें इलीगल और इलीगली बाउंड टू डू जो कि आपका डिफिनेशन है। तो इलीगल के मतलब जो भी है कि आपका लॉ के द्वारा कोई भी ऐसा जो प्रोहिबिटेड है, अगर कोई भी ऐसा वर्क करते हैं तो आपका इलीगल में आएगा। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इलीगल अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल ऑफेंसेस नॉट सिविल लॉ, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बी में आते हैं तो इलीगल अप्लाइज to everything prohibited by law or furnishing ground for civil action and a person is legally bound to do whatever it is illegal to omit। तो ऑप्शन बी
ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ना जज, तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डिफिनीशन ऑफ जज अंडर द भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जज का तो पहले ही आपका जो जज दिया गया है डिफिनेशन, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में जज डिफाइंड है। तो ये भी जज जो है को आपकी ये भी इंक्लूसिव नेचर का डिफिनेशन है। और इसमें वही है कि कोई भी अगर जैसे कि ऑफिशियली अगर जज के रूप में डिजिग्नेट किया गया है और जो डिटर्मिनेट अगर डिसीजन देता है, डिफिनेटिव जजमेंट, चाहे वो अपीलेबल हो या ना हो, तो उसको हम जज बोलेंगे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन सा ये जज नहीं होगा। तो पहला तो ऑप्शन है कि अ पर्सन ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट, तो ये तो जज होगा, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन बी, अ मेंबर ऑफ ए ट्रिब्यूनल इम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव डिफिनेटिव जजमेंट। तो डिफिनेटिव जजमेंट तो आपके डिफिनेशन में दिया ही गया है कि डिफिनेटिव जजमेंट जो देगा वो जज है, तो ये भी ऑप्शन जज में आ जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि अ एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट इन अ क्रिमिनल केस, तो ये आपका जज के डिफिनेशन में नहीं आएगा। बट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच इज नॉट फॉल अंडर द डिफिनेशन ऑफ जज, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी ये सब राइट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका बात कर रहा है कि ये भी जज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जज इसमें भी कह रहा है कि कौन जज नहीं है। ठीक है। तो जज में ऑप्शन हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अ मजिस्ट्रेट हु कैन सेंटेंस अ पर्सन टू इम्प्रिजनमेंट इन अ जजमेंट कैन बी अपील्ड। ठीक है। तो उसमें ये भी हम लोग पढ़े थे लोग कि चाहे वो डिफिनेटिव अगर जजमेंट देता हो, वो अपीलेबल हो या नहीं हो, बट वो जज है। तो ऑप्शन ए तो इसका जज के डिफिनेशन में आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि अ मजिस्ट्रेट हु कैन इम्पोज अ फाइन ओनली बट हैज नो पावर टू डिलीवर इम्प्रिजनमेंट और डिफिनेटिव जजमेंट। तो ऑप्शन बी जज के डिफिनेशन में नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट डज द टर्म नंबर सिग्निफाई। तो नंबर अगर हम देखते हैं तो नंबर जो आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में नंबर को डिफाइन किया गया। तो नंबर में डायरेक्ट बोला है कि जहाँ पे अगर सिंगुलर नंबर अगर इंक्लूड है तो उसको हम प्लूरल नंबर मानेंगे, और जहाँ प्लूरल नंबर है वहाँ हम सिंगुलर नंबर भी उसको इंक्लूड करेंगे। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि क्या कह रहा है। कि ऑप्शन ए में दिया है कि वर्ड इन सिंगुलर रेफर ओनली टू वन एंड वर्ड इन प्लूरल रेफर ओनली टू मेनी। तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है कि ओथ, जो आपका ओथ जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में ओथ दिया गया है। ओथ को डिफाइन किया गया है कि ओथ है क्या। तो ओथ में तो ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी अगर सोलेन एफर्मेशन है जो आपके अथॉरिटी के सामने करते हैं, ठीक है, तो वो ओथ के अंदर में आ जाएगा। तो ओथ हम डिफिनेशन में देख लेते हैं कि क्या ओथ हो सकता है। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन बी यहाँ दिख रहा है कि कोई भी सोलेन एफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन required or authorized by law to be made before a public servant or for proof whether a court or not। तो कोई किसी भी अगर पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर कोई भी अगर सोलेन अफर्मेशन अगर आप लेते हैं, चाहे वो कोर्ट हो या नहीं हो, वो ओथ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्या है कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है और एक क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश इज
required by law to make a declaration before a public servant for a government procedure, which of the following would be considered an oath अंडर दी भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अ कैजुअल स्टेटमेंट मेड टू अ फ्रेंड, ये तो ओथ में आएगा नहीं। बी कह रहे कि सोलेम अफर्मेशन मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 है वो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक सर्वेंट इज करेक्ट। तो पब्लिक सर्वेंट जो है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन सा है। तो इसमें से हम करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए में है कि ओनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल आर पब्लिक सर्वेंट, ये गलत आंसर हो जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट का डिफिनेशन बहुत बड़ा दिया गया है कि इसमें ये नहीं कह सकते कि ओनली गवर्नमेंट जो अपॉइंट किया गया है वही पब्लिक सर्वेंट होगा। फिर बी में दिया है कि एनीवन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट पोजीशन इज अ पब्लिक सर्वेंट रिगार्डलेस ऑफ लीगल डिफेक्ट। ऑप्शन सी में आते हैं कि प्राइवेट सिटीजन कैन नॉट बी पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये भी गलत ऑप्शन है। डी में आते हैं कि ओनली ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो आपका ये भी पब्लिक सर्वेंट से ही क्वेश्चन दिया गया है, तो पब्लिक सर्वेंट में हम देख लेते हैं कि कौन आएगा। ए में दिया है कि एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, तो ये तो आपका आएगा ही। फिर बी में दिया है कि एवरी जज इंक्लूडिंग एनीवन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एडजुडिकेटरी फंक्शन, ये भी जज का डिफिनेशन में आएगा। एवरी ऑफिसर हुई ड्यूटी इज टू मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल। और डी ऑप्शन है कि एनी प्राइवेट इंडिविजुअल परफॉर्मिंग कम्युनिटी सर्विस वॉलंटरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपके पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया गया है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही है, कोई भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट है उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोला जाता है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ऑप्शन हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अ डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट्स एक्सटेंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विशेस और रिलीज एनी लीगल राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नहीं, ऑप्शन ए तो आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी के डिफिनेशन में दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यूएबल सिक्योरिटी के डिफिनेशन में नहीं है। तो ऑप्शन बी हम देखते हैं कि अ डॉक्यूमेंट वेयर अ पर्सन एक्नॉलेज अ लीगल लाइबिलिटी और ऑब्सेंस ऑफ ए सर्टेन लीगल राइट। सी में देखते हैं कि कैजुअल नोट्स और राइटिंग विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि आपकी ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं फॉल करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है कि ए सेट्स फायर टू एन इनहेबिटेड हाउस एट नाइट टू फैसिलिटेट अ रॉबरी एंड अ पर्सन डाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से उठाया गया है, जो कि आपके वॉलंटरी जो डिफिनेशन है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दिया गया वॉलंटरी, तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन जो तो उसमें दिया गया है कि वॉलंटरी का डिफिनेशन क्या हो सकता है कि अगर आपका इंटेंशन है ये मैटर नहीं करता है। अगर आप आग लगा रहे हैं, अगर आपको लग जाता है कि आग लगाने पे इस घर में कोई है, अगर डेथ हो जाएगी तो आपको वहाँ पे वॉलंटरी माना जाएगा। तो फिर ऑप्शन में हम देखते हैं कि इट डिड नॉट कॉज डेथ बिकॉज ही डिड नॉट इंटेंड इट, ठीक है। ऑप्शन एक रॉन्ग हो जाएगा।
बी है कि ए कॉज्ड डेथ वॉलंटरी बिकॉज ही न्यू डेथ वाज लाइकली इवन इफ ही डिड नॉट इंटेंडेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, जो कि कह रहा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन used but not defined in this संहिता shall have meaning assigned in, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दिया 38 में दिया गया है कि कोई भी ऐसा वर्ड और कोई भी ऐसा वर्ड और एक्सप्रेशन अगर इस संहिता में अगर भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं है तो आप कहाँ से उसको ले सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आप वहाँ से वो डिफिनेशन का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 जो बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 23 में दिया है कि अ पुलिस ऑफिसर ए एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर विदाउट अ वारंट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 एज। तो अगर मैं सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो सेक्शन 3 में क्या कहता है कि कोई भी अगर आप डिफिनेशन पढ़ते हैं तो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 3 में दिया गया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अगर कहीं भी अगर जैसे दिया गया है कि अगर ये एक पुलिस ऑफिसर अगर लीगली बाउंड है किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर उसको लगता है कि डी ए है, अगर अरेस्ट कर लेता है तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नॉट गिल्टी एज ही वाज बाउंड टू एप्रीहेंड जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोररी और ऑन ए पार्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज। ठीक है, ये भी आपका सेक्शन 3 लिया गया है। सेक्शन 3 में वही बात किया गया है कि जो आपका जो सर्वेंट होगा, ठीक है ना, उस सर्वेंट के अगर कस्टडी में कोई भी चीज़ें हैं तो आपको माना जाएगा कि आपकी कस्टडी में है। तो जो चाहे वो सर्वेंट परमानेंट नेचर का हो चाहे टेम्पोररी हो। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो कंसिडर्ड अ क्लर्क, ऑप्शन आपका नॉट कंसिडर्ड अ क्लर्क और सर्वेंट, जो कि आपका कंसिडर्ड अ क्लर्क और सर्वेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भैया 1 कीजिए।